दोस्तों, एक व्यक्ति को अपने खेतों में काम करवाने के लिए कुछ महिला मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो वो राजस्व चौराहे पर जाता है, जहां सुबह सुबह बहुत ज्यादा मजदूर खड़े होते हैं। मजदूरी की तलाश में वहां जाने के बाद उसकी निगाह एक महिला मजदूर, जिसकी उम्र 24 या 25 साल होगी, उस पर पड़ती है। वो कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है, फिर उसको अपने पास बुलाने का इशारा करता है। वह आ जाती है तो वो उससे कहता है कि मेरे पास काम है, क्या तुम मजदूरी पर चलना चाहते हो? वो लड़की तुरंत हाँ बोल देती है। उस व्यक्ति को 4-5 मजदूरों की आवश्यकता थी, तो वो और 3-4 महिला मजदूरों को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढकर तैयार कर लेता है। अब वो उन सभी मजदूरों को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उस नौजवान महिला के बारे में कुछ ऐसी बात पता चलती है कि वह उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है, और इसके बाद बाकी महिला मजदूरों को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लड़की वहीं चौराहे पर बैठ जाती है और उस व्यक्ति को निराशा भरी नजरों से देखने लगती है, और उसकी आंखें भी नम हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत व रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। उस व्यक्ति का नाम रवि होता है। रवि ने सऊदी अरब विदेश में रहकर 3 सालों तक काम किया, लेकिन कोरोना महामारी के बाद जब लॉकडाउन लगा तो उसे विदेश में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और देश परदेश जाने से उसका मन उठ गया। उसने फैसला कर लिया था कि अब कभी बाहर विदेश नहीं जाएगा। जो कुछ भी काम करना है अपने गांव घर रहकर ही करना है। तो दोस्तों, गांव में उसकी 5 बीघा जमीन थी, तो वो अपनी जमीन में 3-4 लाख रुपए जो उसके पास इकट्ठा था उन्हें लगाकर उससे एक पौधों की नर्सरी को तैयार करने की सोचता है, और उसी के लिए वो राजस्व चौराहे पर मजदूरों को लेने के लिए गया था। तो वहां पर उसकी निगाह एक 24 साल की नौजवान महिला पर पड़ती है, जिसका नाम मधु होता है। कुछ देर वो उसे देखता ही रहता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये मजदूरी करने के लिए यहां आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि ये मजदूर ही है, तो वो उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि मेरे पास काम है क्या? तुम मजदूरी करने चलोगी? तो वो तुरंत हाँ बोल देती है। उसके बाद वह और 4 महिला मजदूरों को ढूंढता है और सभी को टेम्पो में बैठा लेता है। लेकिन तभी जो मधु थी, वो चौराहे पर एक जो चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक छोटा 8-9 महीने का बच्चा सोया हुआ था। मधु उसे अपनी गोद में लेती है और वह भी टेम्पो में बैठने लगती है। रवि उसको बच्चे के साथ देखता है तो बोलता है, अरे ये क्या, इतना छोटा बच्चा किसका है? ये तो मधु जवाब देती है कि साहब, ये मेरा ही बच्चा है। तो रवि बोलता है कि तुम इतने छोटे बच्चे को अपने साथ में लेकर कैसे काम कर पाओगी? ये तो वहां दिन भर तुम्हें परेशान रखेगा, रोएगा। तुम वहां काम करोगी या इसे संभालेगी? तो मधु कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बच्ची बहुत हंसी खुशी रहती है, ये परेशान नहीं करती, मैं इसको साथ लेकर ही काम कर लेती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसके चक्कर में कम काम करूंगी, मैं काम अच्छे से कर लेती हूं, आप मुझे भी अपने साथ काम पर ले चलो। तो वो बोलता है, देखिए, मैं माफी चाहता हूं, ऐसे नहीं होता है, बच्चे को साथ लेकर तुम काम ढूंढने के लिए आ गई हो, बस तुम रहने दो। दोस्तों, वह उसे अपने साथ काम पर ले जाने से इनकार कर देता है, तो वो चौराहे पर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है। अब रवि को एक और मजदूर की जरूरत होती है, तो वो उसके बदले कोई दूसरा मजदूर ढूंढने लगता है, और जल्दी ही उसे एक और महिला मजदूर मिल जाती है। तो रवि सभी को टेम्पो में बैठाकर वहां से जाने लगता है। तो वो एक बार पलटकर फिर से मधु की तरफ देखता है। मधु अपने बच्चे के साथ उदास निराश होकर बैठी हुई थी, और उसको देखने से साफ दिखता है कि उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी। लेकिन फिलहाल तो रवि उन महिलाओं को लेकर चला जाता है। रवि महिला मजदूरों को इस वजह से ढूंढता है
क्योंकि आदमियों की मजदूरी 400-500 रुपए होती थी और महिलाओं की मजदूरी के ढाई 100 से 300 होते थे। तो नर्सरी का काम भी ज्यादा हार्ड वर्क का नहीं होता है। सिर्फ छोटी छोटी पन्नी की थैलियों में खाद मिट्टी को मिलाकर ही भरना था। क्योंकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी, इसलिए वो महिलाओं को ही मजदूरी पर रखना बेहतर समझता है और 4-5 महिला मजदूरों को अपने साथ लेकर चलाता है। दिन भर नर्सरी में काम होता रहता है और शाम को फिर से वो उन्हें वही छोड़कर आ जाता है। अगले दिन वो फिर से मजदूर लेने के लिए पहुंचता है। तभी मजदूर महिलाएं उसे चारों तरफ से घेर लेती है। मधु भी भागती दौड़ती आती है, लेकिन जब देखती है कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल भी आया था, तो वो पीछे हट जाती है और वापस जाकर चौराहे पर ही खड़ी हो जाती है। लेकिन आज रवि उससे कहता है कि इधर आओ, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भी चलो। दोस्तों, वो मधु को भी अपने साथ ले लेता है, तो मधु बहुत खुश हो जाती है। 3-4 मजदूरों को और लेकर वो नर्सरी में पहुंच जाता है और सभी महिलाओं को उनका काम बताकर समझा देता है। और मधु को जो भी काम वो एक बार समझा देता, फिर दोबारा उसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बहुत ही लगन और मेहनत के साथ सफाई से अपना उस काम को करने लगती है। 1 घंटे में महिलाएं करीब 50 थैलियों में मिट्टी भर रहे थे। वहीं मधु 1 घंटे में करीब 60 से थैलियां भर देती है, जिसे देखने के बाद रवि भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि यार वाकई में ये बहुत मेहनती है। मैं तो इन्हें कल खामखा गलत समझ बैठा। और दोस्तों, जो उसकी बच्ची होती है, मधु ने उसको छाया में लेटाकर उसके पास 1-2 खिलौने रख दिए थे। वही आराम से वो खेलती रहती है। लेकिन जब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं, तो वो बच्चे रेंगते हुए मधु के पास आ जाते हैं और अपनी मां को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन लुढ़क जाती है। बच्ची रोने लगती है और अपनी मां से जिद करती है कि उसको गोद में ले ले। लेकिन दोस्तों, रवि भी वही होता है। वो उनके पीछे पीछे थैलियों में बीज को रख रहा था। वो बच्ची को देखता रहता है कि बच्ची परेशान हो रही है, लेकिन मधु अपने काम में लगी हुई थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं मालिक बच्ची की वजह से जो मैं इसे चुप कराने में बिजी हो जाऊंगी, तो कल मुझे काम पर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यहां काम लंबा चलने वाला है, मेरी अच्छी मजदूरी हो जाया करेगी। लेकिन अब रवि से बच्चे का रोना बिलखना देखा नहीं जाता, तो वो अपने काम को छोड़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। कहता है, अरे रे रे, क्या हो गया? भूख लगी है क्या? मम्मा बिजी है और तुम तो मिट्टी में मैले भी हो गए हो। वो उसकी मिट्टी को झाड़ कर साफ करता है, तो मधु उसको देखती है और कहती है कि मालिक, आप उसको नीचे ही लिटा दीजिए, नहीं तो वो आपको भी मिट्टी में मैला कर देगी। तो वो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो, बहुत टाइम हो गया है तुम्हें काम करते हुए, लो अब इसको संभालो, मैं बहुत देर से देख रहा हूं। ये बहुत परेशान हो गई है, लेकिन मधु फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती और काम को करती रहती है। तो रवि फिर से कहता है कि मैं कह रहा हूं ना, तुम काम को छोड़ो और बच्ची को चुप कराओ। तो फिर वो उठती है, दुपट्टे से अपना हाथ पहुंचती है और रवि से बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। तब तक मजदूरों के चाय पीने का भी समय हो जाता है, तो वो गांव में एक दुकान पर जाता है और मजदूरों के लिए नमकीन, बिस्कुट और घर से चाय बनवा कर लाता है। तो साथ ही उसी बच्ची के लिए फ्रूटी और चिप्स और 2-3 समोसे भी लेकर आता है। सभी मजदूर बैठकर चाय नमकीन पी रहे थे, तो रवि मधु को चिप्स और फ्रूटी देते हुए कहता है कि ये बच्ची को खिला दो। तो मधु कहती है, अरे ये इतनी सारी चीजें थोड़ी खा लेगी, इसमें से एक तो चिप्स ही खा लेगी, थोड़ी सी फ्रूटी पी लेगी, बाकी कुछ नहीं खा पाएगी। अभी तो ये 8-9 महीने की ही तो है। तो रवि मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाएगी दोस्तों? रवि उसके काम को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि सभी महिलाएं धीरे धीरे काम को करती थी और एक दूसरे के साथ बातों में उलझी रहती थी। लेकिन मधु जब एक काम को करने लग जाती थी, तो उसको निपटाने तक ही दम लेती थी। तो रवि ये सब देखकर बहुत खुश था कि वो इन सब से ज्यादा मेहनत करती है। तो वो कह रहा था कि भला क्यों नहीं खाएगी, लाओ इधर मुझे दो। वो उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर
उसे चिप्स खिलाता है और थोड़ी सी फ्रूटी पिलाता है, और इसके बाद बच्ची कुछ भी खाने से मना कर देती है। अपने सर को हिलाने लगती है तो मधु की हंसी छूट जाती है। वो कहती है, मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था, ये ज्यादा कुछ नहीं खाती है, बस 1-2 चिप्स खा लेगी। अब जो बाकी मजदूर थे वो अपने कामों में लग जाते हैं। तो रवि जो 3 समोसे अलग से लाया था वो बच्ची को खिलाने लगता है। कहता है, लो समोसा तो खा ही लो। तो मधु कहती है, अरे अरे, ये आप कुछ नहीं खा सकती है। तो रवि कहता है, अच्छा फिर तुम्हें ये समोसा खा लो। तो मधु मना कर देती है। तो रवि कहता है, अरे मैं ये बच्ची के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही लाया था। मुझे पता है तुम बच्ची को दूध पिलाती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाते पीते रहना होगा। दोस्तों, वो समोसा ले लेती है और उसकी आंखें भर आती है ये सोचकर कि चलो इतना तो कोई मेरा ख्याल कर रहा है। अब सभी काम में जुट जाते हैं। शाम तक काम करते रहते हैं। मधु ने सबसे ज्यादा काम किया था। हालांकि बीच बीच में बच्ची ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसके बावजूद भी मधु ने सबसे ज्यादा काम निपटाया था। शाम में सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं तो रवि उनसे कहता है, देखो, एक काम करना, मैं अब रोजाना तुम्हें बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम लोग खुद ही यहां सवेरे काम पर आ जाना और अपनी मजदूरी को पूरा करके चले जाना। अब उन्हें भी रोजाना का काम मिल चुका था। ऐसे ही दोस्तों, काम करते हुए करीब 1 महीना बीत जाता है। नर्सरी में बहुत सारा काम हो चुका था। इस बीच रवि ने कुछ खिलौने उस बच्ची को लाकर दिए। रवि उस बच्ची का ऐसे ख्याल रखता है जैसे वो उसी की बच्ची हो। उसे बहुत प्यार से खिलाता दुलारता था। मधु तो किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, लेकिन रवि को देखा जाए तो वो उनका मालिक था। रवि की उम्र भी 25-26 साल की होती है। वो ही अपना पैसा लगाकर नर्सरी को तैयार कर रहा था। तो वो अगर मधु से कुछ भी बातचीत पूछता या उससे बातचीत करने की कोशिश करता तो मधु उससे बेझिझक बातचीत कर लिया करती थी। बातचीत करते हुए ही रवि को पता चला है कि मधु अपने मायके में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती है। मां के अलावा उसका कोई नहीं है। जहां उसकी शादी हुई थी उसका पति नशेड़ी है और उसके ससुराल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। मधु एक गरीब परिवार से थी तो वो लोग उसे मारते पीटते हैं, या यूं कहिए उसके साथ बुरा व्यवहार रखते थे। तो इसी वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है। तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी और वो 6 महीने से अपने मायके में रह रही थी। जब वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर काम ढूंढती है तो ज्यादातर लोग उसे काम पर रखने से मना ही कर देते थे। उसे महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही काम मिल पाता था, जिससे वो 2,500 रुपए कमा लेती थी और इन्हीं पैसों से अपना और बच्ची के साथ अपनी मां का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। रवि उसके बारे में जानने के बाद उसे चाहने लगता है। वो सोचता था कि काश इनके जैसी जीवन साथी मुझे मिली होती तो कदम से कदम मेरे साथ मिलाकर चलती। कितनी समझदार और होशियार मेहनती लड़की है। बाकी मजदूर भी इनसे ज्यादा उम्रदराज है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा काम करती है। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो रवि एक दिन मधु के पास क्यारी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन मधु उसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो फिर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं कि तुम बहुत खूबसूरत और मेहनती हो। जितना ज्यादा खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती से काम को करती हो। तो मधु अब कहां चुप रहती है। वो उसकी बातों को कहां तक टाल मटोल करती। वो कहती है कि अरे बस रहने भी दीजिए, आपको क्या ही करना है मेरी खूबसूरती का। आपको तो मेरे काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरी खूबसूरती से। तो वो फिर भी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। अब दोस्तों, आज पूरे दिन उसके आगे पीछे मंडराता रहा और बात बात में उसकी बहुत तारीफ कर रहा था कि शायद ये मुझसे कुछ बातचीत कर ले। लेकिन मधु उसकी किसी भी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती है। कभी कभी 1-2 बात बोल देती थी। अब शाम के समय सभी अपने घरों को वापस जाने लगते हैं तो रवि एक बार फिर से मधु से कहता है कि तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना।
लेकिन तुम मुझे मेरे मजदूरों में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। दोस्तों, वो कहना तो कुछ और ही चाह रहा था, लेकिन बातों को घुमा फिरा कर मधु से बोल रहा था। फिर मधु भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन मधु जब आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बालों में श्रृंगार लगा रहा था, गजरा भी डाले हुए थे और अपनी बच्ची को भी नए कपड़े पहना रहे थे। तो रवि उसको देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। मन मन में सोचता है कि शायद कल जो मैंने इनकी तारीफ की थी, तो आज ये मेरे सामने और भी ज्यादा जज समझ कर आई है। हो ना हो इनके दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर है। तो वो मधु के पास जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा कि तुम ही इस नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग तुम्हारे मजदूर हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो मधु के चेहरे को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि मधु की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसे देखकर लगता था कि मानो वो अभी अभी बहुत ज्यादा रोकर आई हो। तो मधु से पूछ लेता है कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के हैं? तो मधु बोलती है कि देखिए, मैं अब आपके पास काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा जो भी पैसा निकल रहा है वो मुझे आप दे दीजिए। तो रवि कहता है, अरे यार, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो वो कहती है, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कल शाम मेरा पति मेरे घर आया था, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दे, मुझ पर उंगलियां उठाई, गलत गलत इल्जाम लगाता है, कहता है कि मैं यहां रहकर धंधा कर रही हूं। बताओ, मैं तो यहां कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूं, लेकिन वो इस तरह से मुझे बात सुना रहा है। तो रवि ये बात सुनने के बाद दंग रह जाता है। कहता है, क्या तुम पैसे लेने के बाद वापस काम पर नहीं आओगी? तो मधु वही रोने लगती है। कहती है कि हमारे पास पड़ोस के सभी लोग कह रहे हैं कि जा चली जा, इसके साथ वापस अपने ससुराल चली जा। लेकिन किसी को क्या अंदाजा है मैं वहां कितना दर्द पीड़ा सहकर अपने जिंदगी को गुजार रही हूं। 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन उसने मुझे कभी भी प्यार के साथ नहीं रखा, ना इस बच्चे की कदर करता है, इसके लिए कभी एक कपड़ा तक लाकर नहीं दिया है। जो कुछ कमाता है उसकी शराब पी जाता है। उसके घर वाले भी सब ऐसे ही है। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी मां के पास आई थी, ये जानते हुए कि मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यहां सुकून से तो रहने को मिलता है। फिर वो पूछता है, तो ये तुम्हारे घर अब क्या करने आया था? तो मधु बोलती है कि ऐसे ही आ जाता है, महीने 2 महीने में रात में आता है और अपनी मनमानी करके सुबह में चला जाता है। कल जब वो आया था तो मैं उसके पास नहीं गई, तो उससे कोई बातचीत नहीं की, तो वो गुस्से में भड़क गया और मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तू ऐसी है, तू वैसी है। जब भी आता है रात गुजारने के बाद चला जाता है, ना 1 रुपया मुझे देता है, ना मेरी बच्ची को देता है। मैं तो उसके घर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन ना वो कभी ये बात कहता है कि चलो मैं अब मेरे साथ मेरे घर चलो। तो रवि उसकी ये सब बातें सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है और मधु के आंसुओं को अपने रुमाल से पूछता है, कहता है, रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन दोस्तों, तभी उसका पति वहां नर्सरी पर ही आ जाता है और आते ही मधु को गालियां देने लगता है, उसे अनाप शनाप बातें बोलने लगता है। कहता है, अच्छा तो यही सब काम करने तू यहां आई है? बता, कौन लगता है तेरा? कितने पैसे देता है तुझे? अब दोस्तों, रवि भी उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है। मधु उससे डरकर रवि के और करीब आ जाती है। फिर मधु के पास आता है और बोलता है, बता, धंधा नहीं कर रही है तो और क्या करने आई है? इसके पास उसका जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चल आज घर चल, तेरी अच्छे से मरम्मत करूंगा। दोस्तों, वह अपने हाथ को झटका देकर छुड़ा लेती है। कहती है, मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके मारते हुए कहता है, तू जाएगी? कैसे नहीं, तुझे तो मैं धक्का मारकर घसीटते हुए यहां से लेकर जाऊंगा। वो मधु को जोर से खींचता है तो वो जमीन पर गिर जाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे
बच्ची को तो रवि ने गोद में ले रखा था। वो भी रोने लगती है। अब जैसे ही मधु को वो घसीटते हुए 2-4 कदम चलता है तो मधु रोने और चीखने चिल्लाने लगती है। सभी महिलाएं उसे रोता देख उसके पास आ जाती है। अब रवि भी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई बस बहुत हुआ, अब इन्हें छोड़ भी दे। जब ये तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती तो वो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा, तू मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं, तेरे अंदर हिम्मत है तो जरा रोक कर। तो देखा दोस्तों, रवि उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और मरोड़ देता है। वो जोर से चिल्ला पड़ता है। रवि कहता है कि अभी भी कह रहा हूं, उन्हें छोड़ दे वरना तुम किसी काम के नहीं रहोगे, यहीं से तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अब दोस्तों, दर्द से वो चिल्ला रहा था तो मधु का हाथ छोड़ देता है। मधु को बाकी महिलाएं सहारा देकर खड़ा करती है, उसे संभालती है। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि भाई तू खुद तो अपने बीवी बच्चों को कमाकर नहीं खिला सकता, अब अगर ये मेहनत करके मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही है तो तुम इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम तराश रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान? बोलता है, हां मैं इंसान नहीं हूं, बता तू क्या कर लेगा मेरा। तो रवि उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम यहां से चुपचाप वापस चले जाओ। क्योंकि दोस्तों, उसने सारी कहानी पहले ही सुन रखी थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन मधु का पति होने के नाते उसे कुछ नहीं कहता तो उसका पति कहता है, हां ठीक है, अब सब कुछ समझ चुका हो तो जैसे लोगों ने ही इसका मन बहला रखा है, तेरे जैसे लोगों की चापलूसी करती है, तभी तो तूने इसे अपनी रखैल बनाकर रखा हुआ है। मैं अभी थाने जा रहा हूं और तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो रवि कहता है, हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने ही रख रखा है, ये मेरी बीवी है, तुम्हें जो मर्जी करना है कर लेना। अब वो वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके जाने के बाद महिलाएं कहती है कि मालिक, आपको उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था, यही जमीन पर पटक कर मारते तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। तो रवि कहता है, ऐसे कैसे मार सकते थे, आखिर मधु का पति जो था। कल दिन को मधु जी ही कहती कि सबने मिलकर मेरे पति की पिटाई लगा दी, और देखो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इधर मधु को सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा था। सभी महिलाएं उसे चुप कराने की कोशिश करती है। रवि भी उसको दिलासा देता है और चुप करा देता है। शाम में रवि कहता है कि देखो मधु, मेरे पास हमेशा ही काम चलना है, काम की चिंता तुम मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हें काम पर रखूंगा। तुम ऐसे कसाई आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजर होगी? अपनी मां के साथ रहो। तो मधु भी कहती है कि इसका आज का ड्रामा नहीं था, पिछले 3 सालों में 30 बार ये मेरे साथ कर चुका है। दोस्तों, 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आए और चले गए, लेकिन मधु शुरू से ही आखिर तक उसकी नर्सरी पर लगी रहती है, अपने मेहनत और लगन के साथ को काम को कर रही थी। उसके बच्चे भी अब 1.5 साल की हो जाती है। वो थोड़ा बहुत घुटने चलने लगे थे, बातों को समझने लगी तो वो उसे परेशान भी कम करते थे। अब दोस्तों, पौधे फल फूल कर बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन रवि ने करीब 15,000 की फौज बेच डाली। रवि बहुत खुश होता है, मधु भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूलों के गमले महक रहे थे। रवि 15,000 में से 3,000 रुपए निकालते हैं और मधु के हाथ पर रखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो नर्सरी मैं आज कामयाब कर पाया हूं, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है, इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं शायद इस नर्सरी को इतना कामयाब ना कर पाता। दोस्तों, वो उसका हाथ पकड़े हुए था। कहता है कि इन फूलों की तरह तुम भी बहुत प्यारी हो, और आज एक बात मैं बहुत जरूरी तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर अब जी नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं। दोस्तों, उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचता है तो मधु भी उसके सीने से लिपट जाती है, लेकिन वो कहती है, आप मुझसे प्यार करते हो, ये मेरी खुशन सी भी है, लेकिन क्या फायदा इस सब का? कल दिन को आपकी शादी हो जाएगी
तो मैं एक मजदूर हूं, तो मुझे एक मजदूर की तरह ही रहने दीजिए। इससे ज्यादा कुछ और मत करिए। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगती है, तो रवि उसको रोकते हुए कहता है कि यार, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जब मैं प्यार तुमसे कर रहा हूं तो फिर शादी किसी और से क्यों करूंगा? शादी भी तो तुम्हारे साथ ही करूंगा। ये बात मैंने पहले ही सोच रखी थी। अब ये बात सुनने के बाद मधु उसको फिर से अपने बाहों में प्यार से जकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आप जो बातें कर रहे हो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई हसीन ख्वाब मैं देख रही हूं। तो रवि कहता है, जिस तरह से तुम मेरे गले से लिपट गई हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हो। दोस्तों, जिस दिन के बाद से मधु का पति अपना ड्रामा करके गया था, उस दिन के बाद से मधु के दिल में भी रवि के लिए कहीं ना कहीं जज्बात पैदा हो गए थे। लेकिन उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। भले ही रवि उसे चाहता था और हमेशा ही उसकी तारीफें करके उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन हमेशा ही मधु बातों को टालमटोल कर दिया करते थे। अब इसके बाद रवि मधु से अपनी शादी करने का फैसला कर लेता है और गांव में पंचायत बैठाकर मधु के पहले पति से उसका छुटकारा दिलाया जाता है और रवि के साथ उसे शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। दोस्तों, रवि नेक दिल से काम की शुरुआत किया था। काम में भी अच्छा मुनाफा हुआ, उसकी जिंदगी भी संवर गई। साथ ही साथ उसने मधु की जिंदगी को भी संवारा था। उसके नर्सरी में जितने खूबसूरत फूल थे, उससे ज्यादा कहानी खूबसूरत मधु और उसका दिल होता है। रवि भी नेक और ईमानदार, साफ दिल इंसान है। उसकी बच्ची भी अब बड़ी होती जाती है। परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। मधु की मां को भी रवि अपने साथ ले आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।